तमाम मौजूद हजरात और यहाँ के इस ग्राम से बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान और नौजवान साथियों, आज इस राजपुरा की सरजमी पे कई बार आने का मौका मिला। थोड़ी सी इसका साउंड कम कर दो तो इको हो रहा, थोड़ा सा कम कर दो। कई बार मौका मिला, लेकिन आज नरेंद्र बुडानिया जी के इस चुनाव प्रचार में ये आने का मेरा सौभाग्य कहिए। इस राजपुरा की सरजमी से भी मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी में भी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई लेक्चरर्स भी हैं, कई जुडिशरी में भी और सीनियर पॉलिटिकल भी, मेरा भी एजुकेशन से ताल्लुक रहा है। लेकिन बुडानिया जी का चुनाव एक किसान के बेटे का चुनाव है, एक तरफ तानाशाह का चुनाव है। ये तय करना है कि इस आजादी के इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखने वाले इनके वालिद, इनके दादा जो इस दुनिया में नहीं है, जब हिंदुस्तान के अंग्रेजों से लड़ रहे थे, इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा जा रहा था, तो इस परिवार का हक और इस परिवार के लिए भी आज हमारा फर्ज बनता है। जब हिंदुस्तान की मातृ वतन जब स्वतंत्र हो रहा था, उसकी लड़ाई में इस खानदान का जितना हाथ रहा, इस किसान परिवार के, इस गरीब, इस झोंपड़ी में पैदा हुए उस किसान के लड़के का, आज हमें एक बार सोचना चाहिए। इस किसान के लड़के के लिए आज हम सब मिलकर के एक तय करें कि क्या हम इस किसान को क्या एक शानदार विजय दिला पाएंगे। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, जो किसानों को भी बेवकूफ बनाते हैं, अकलियत के लोगों पे झूठ बोलते हैं, गरीबों के साथ झूठ बोलते हैं, किसान के साथ, व्यापारी के साथ, बेरोजगार के साथ और कर्मचारियों के साथ भी। कई बार हमारे लोगों, अकलियत को भी गलतफहमी हो जाती है कि हमारा भला इन्होंने चूरू में भी किया होगा, तारानगर में भी किया होगा। लेकिन बुडानिया जी, मैं हमारे अकलियत के कुछ लोग बैठे उनको बताना चाहता हूं, आप इनको पूछिए, भाजपा के जो प्रत्याशी वोट मांग रहे हैं, कुछ लोग उनका पक्ष ले रहे हैं। क्या हबीब खां गौरान आरपीएससी मेंबर क्या मुसलमान नहीं था? इसको पूछा जाए, गौ की या कसम, रामायण की कसम देके, क्या उस हबीब खां गौरान के खिलाफ मुकदमा करने में सबसे पहला इंसान कौन था? उसको उठाने के अंदर सबसे पहला इंसान कौन था? क्या राजेंद्र राठौड़ ने सबसे मुखालफत करने वाला, वसुंधरा जी के सामने ले जाने वाला, क्या वो हबीब खां गौरान का हिंदुस्तान के मातृ वतन में क्या उसकी हिस्सेदारी नहीं थी? क्या उसको सर्विस नहीं की? क्या उसको आरपीएससी चेयरमैन नहीं बनाया? लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने सबसे पहले उस आरपीएससी चेयरमैन को हटाने के लिए सबसे बड़ा घृणित कार्य किया, तो इस राजेंद्र राठौड़ ने किया था। एक अकलियत का मंत्री भी था जो आज टिकट के लिए भटक रहा है। सोचना चाहिए आपको एक बार, आप जो वकालत करते हैं राजेंद्र राठौड़ को पूछना चाहिए। आप दूसरों को कसम दिलाते हो, धर्म और कर्म की बात करते हो, क्या हिंदुस्तान के मुस्तकबिल, क्या इस बाबा साहब भीमराव, इस अंबेडकर के संविधान में क्या अकलियत के लोगों को हक नहीं? जब आप टिकट देने की बात नहीं करते हैं तो फिर वोट लेने की किस हैसियत से बात करते हो? जब इसी यूनुस खान को भाजपा में टिकट मांगी जा रही थी, लास्ट दिन तक वसुंधरा राजे उस यूनुस खान की वकालत कर रही थी, तो सबसे ज्यादा वो कहे अपने धर्म कर्म से राजेंद्र राठौड़ कि यूनुस खान की मुखालफत करने वाला वो इंसान राजेंद्र राठौड़ नहीं था क्या? फिर आप मुसलमानों से वोट की उम्मीद करते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। अकलियत के लोगों को सोचना चाहिए, आपका मुस्तकबिल आपके साथ है। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं साधु संत के रूप में, कहीं तिजारा से चुनाव लड़ने वाला वो इंसान आपको ललकारेगा। आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, अगर आप अपने मुस्तकबिल को ध्यान नहीं रखोगे तो आने वाले लोग, ये केवल अकलियत के लोगों के लिए नहीं, कि दलितों की क्या हालात होगी, किसान की क्या हालात होंगे। जब पंजाब और राजस्थान और बिहार, यूपी के लोग, जब हरियाणा के लोग जब बॉर्डर पे लड़ रहे थे, तार बिछा दिए गए, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, क्या इस माँ का लाडला बेटा, क्या किसान का धर्म होता? क्या किसान का कोई मजहब नहीं होता? लेकिन उनको किसान समझ करके उनके साथ जितना घृणित कार्य किया, जिस तरह से अकलियत के लोगों के साथ किया जा रहा है, क्या राजेंद्र राठौड़ को सोच के कभी जवाब दे सकता है? अगर दे सकता तो मंदिर में बैठ के गौ पे हाथ रख के कहे कि हबीब खां गौरान का मैंने मर्डर नहीं किया, क्या मैंने आरपीएससी चेयरमैन नहीं हटाएगा। आप किस से वोट मांग रहे हो? आज के राजपुरा में यूनुस खान की भागीदारी रही है, कई लोगों ने स्वागत किया जो यहां बैठे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहें उस राजेंद्र राठौड़ को टिकट किसने कटवाया?
वसुंधरा जी से लड़ाई किसने की? वसुंधरा चाहती थी कि अकलियत के 2 लोगों को टिकट मिले, लेकिन सबसे पहले लड़ करके वसुंधरा राजे से ये खड़ा हुआ था। जब लेकिन एक बार सोचना चाहिए, जनता दल से गलती से भैरू सिंह जी शेखावत लाए थे, तो भैरू सिंह शेखावत का सगा नहीं रहा, उनको छोड़ के चला गया। फिर वसुंधरा जी की गलतफहमी हो गई, उनको छोड़ के चला गया। फिर एक गरीब किसान का बेटा, राजगढ़ का रहने वाला सतीश पूनिया जी, जो मेरे यूनिवर्सिटी मेरे हॉस्टल का साथी था, वो भाजपा में जरूर थे, उस गरीब किसान को भी ठोकर मार के जिस तरह से उस किसान के बेटे को हटा करके राजेंद्र राठौड़ जी की गलतफहमी थी मैं अगला मुख्यमंत्री होऊंगा, लेकिन उस गरीब किसान का भी आज जिस तरह से हालात पूनिया जी की है, ये वही राजेंद्र राठौड़ है। जब भैरू सिंह जी का नहीं हुआ, वसुंधरा राजे का नहीं हुआ, भाजपा का नहीं हुआ, तो दोस्तों अकलियत के लोगों की गलतफहमी होती है कि राजपुरा में वो वोट ले जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको तय करना। नरेंद्र बुढ़ाने की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की है। अगर इस भीमराव अंबेडकर क्या आप इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिख पाओगे? ये किसान के बेटे की लड़ाई नहीं है, अशोक गहलोत की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, एक गरीब किसान की लड़ाई है, जो 36 कौम की लड़ाई है। ये किसान को नहीं चाहते, बेरोजगार को नहीं चाहते, ये कह रहे हैं साहब मेरा राज आएगा तो मैं यूपीएस बंद कर दूंगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या यूपीएस बंद कर दोगे? कांग्रेस पार्टी ने बनाया और कांग्रेस का राज आएगा, और राज आएगा यूपीएस के ही। हम जितनी 7 गारंटी दिए, जितना हमने आपसे वायदा किया है, इसने नरेंद्र बुढ़ानिया जी ने राजस्थान के इतिहास में 70 साल में जितना कार्य किया इस शहर में मैंने देखा। तारानगर अशोक गहलोत जी के साथ मैं भी आया था, जो राजस्थान के चूरू जिले में शायद सोच नहीं सकता। आप अपनी ईमानदारी से बताइए, मेडिकल कॉलेज आई वो कांग्रेस के राज में आई थी चूरू में। जब बुढ़ानिया जी राजेंद्र राठौड़ जी के घर के सामने की सड़क नहीं बनी तो दुनिया का क्या मुस्तकबिल लिखेगा वो आदमी? चूरू की सड़क आज भी टूटी। मैं सुबह निकल रहा था, मैंने मेरे ड्राइवर को कहा ये हालात तो देख लो आप। ये कहते मैं सीएलपी लीडर हूं, हमें डर नहीं लगता किसी का। लेकिन दोस्तों अगर आप डर जाओगे, इस भाजपा से किसान हो, ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये 36 कौम को बचाने की जरूरत है। ये बहुरूपिये के अंदर ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ फिर एक कुठाराघात करेंगे, उस कुठाराघात से बचना होगा। जब आपको याद होगा, जब गुजरों के साथ जब 70 लोगों को मार दिया गया था, ये भाजपा का राज था। जब किसी की बहन रो रही थी, किसी की माँ रो रही थी, किसका बाप रो रहा था, किसका बेटा रो रहा था, रक्षाबंधन में वो बहन रो रही थी, माँ अपने जब बेटे की जब याद आती है, जब ईद और बकरीद ईद जब त्योहारों पे, दीपावली पे, वो माँ हमेशा रोती है। जब त्योहारों पे 70 लोगों की लाशें गुजरों की एक साथ, जब गंगानगर के अंदर उस किसान के बेटों को मार दिया गया, कहां चले गए भाजपा के लोग? आज किसानों की बात करते हो आप, किसान की बात करते हो आप। किसने मारा गंगानगर के अंदर? किसने गोलियां चलाई घड़साना के अंदर? क्या कांग्रेस पार्टी का राज था क्या? राजेंद्र जी जवाब क्यों नहीं देते आप? हमने तो सोचा था आप एक राजपूत हो, और राजपूत हमें सच्चाई के साथ होता है। आपका रूप ही बदल गया। आपने तो राज किया रियासतों के, राज तो कायम खानियों ने भी किया है, लेकिन ये तरीका आपका सही नहीं है। इसलिए दोस्तों सोचना एक बार, इस राजपुरा वालों को नहीं कह रहा हूं, और इस तारानगर के लोगों को भी। मैं भी रतनगढ़ तहसील के बुधवाली गांव से आता हूं, आपकी तरह बहुत छोटा सा गांव है। मेरे वालिद वालिदैन ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन मैं भी राजनीति में बुढ़ाने जैसुना में लिया है। माननीय अशोक गहलोत जी ने मुझे राजस्थान के अंदर सबसे पहले, अगर राजस्थान सरकार में भागीदारी थी तो खानू खान को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। एक बार नहीं 2 बार बनाया था। हम आरपीसी चेयरमैन बनाते तो बीजेपी को दर्द, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कोई पद आता तो दर्द, कोई अगर किसी चीज के मोटिवेशन किया जाता तो दर्द। तो भाजपा के लोग फिर वोट के लिए किस हैसियत से मांगने आते हैं? एक बार उनकी ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रखना, क्या हम इंसाफ कर रहे हैं क्या? बात नरेंद्र बुढ़ानिया की नहीं, जीते या हारे, बात इसके लिए कि संविधान बचना चाहिए, नहीं तो इस हिंदुस्तान के दलितों का और मुसलमानों का, किसान जाति के लोगों का वो हाल होगा आप और हम सोच नहीं सकते। ये तानाशाह लोग आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते। गलतफहमी है जाट वर्ग को भी, गलतफहमी है अकलियत के लोगों को भी, गलतफहमी है दलितों को भी। जिस तरह के हालात, जब किसान की हालात हो रही है, दलित की हो रही है, मुस्लिम की हो रही है, व्यापारी की हो रही है, बेरोजगार की हो रही है, पत्रकार की हो रही है, और सबसे ज्यादा तो हिंदुस्तान की जो मुस्तकबिल, जो सुरक्षा करने वाले उन सिपाहियों को अग्निवीर के नाम पे सरेआम 2 साल के अंदर वापस लौटा देते हैं। किस शिक्षा की बात करते हैं? दोस्तों एक बार जरूर सोचना, अगर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अशोक गहलोत जैसे इंसान, नरेंद्र बुढ़ानिया जैसा लाल अगर आप लोगों ने पैदा नहीं किया, तो अगर गारंटियां, योजनाएं सब धरी रह जाएगी। वो फिर 500 रुपए का सिलेंडर नहीं आपको 1200 में मिले, दवाइयां 1000 की नहीं 1 लाख के बजाय लाखों में मिले, आपका इलाज हो नहीं हो, 200 यूनिट आपको फ्री, 2000 किसान को फ्री, बिजली फ्री, दवाइयां फ्री। कल तो बुढ़ानिया जी ने, अशोक गहलोत जी ने 25 लाख की जगह 50 लाख रुपए भी चिरंजीव की बढ़ा दिया। अगर कांग्रेस का राज आता है तो किसान की भैंस और बकरी मरती है तो 40 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो इसलिए खास करके राजपुरा के लोगों को कहना चाहता हूं,
अकलियत के लोगों को भी। आप अपने दिल पे ईमानदारी से सोचना, उस इंसान को जवाब देना, अगर नहीं दे तो गऊ पे हाथ रखवाना, तो कसम दिलाना कि हबीब खां गोरान को आरपीसी चेयरमैन से किसने हटाया। लियाकत खां आईजी जो मरहूम है, उसके साथ बदमाशी किसने की? बुढ़ानिया जी ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मरहूम लियाकत अली आईजी नहीं होता तो ये राजेंद्र राठौड़ जी भी शिकंजों के अंदर होता। ये तो पूछे वसुंधरा राजे जी को, ये बात वहां भी हुई थी जिस दिन यूनुस खान का टिकट कटा था। इसलिए जिता आप राजेंद्र जी पहले वाले ट्रैक पे आइए, अच्छा व्यवहार करें, नहीं तो तख्त और ताज दोनों बदलते हैं। कांग्रेस का राज तो पहली बार मैंने देखा सुबह से राजपुरा के अलावा भी कई गांवों में, तारानगर की धरती पर भी राज कांग्रेस का आ रहा है। चाहे रतनगढ़ चूरू के जिलों में किसी भी तहसील में ले लो, बाहर के एरिया में मैं भी गया हूं, राज बदल रहा है। इस राज में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। और राजस्थान के सरदार शहर तहसील, ये आपका तारानगर का आपका लाडला, चाहे चूरू जिले के अंदर आज की तारीख में अपने जिले में प्रतिनिधित्व में सबसे सीनियर लोकसभा सदस्य ये रहे, राज्यसभा सदस्य ये रहे, असेंबली मेंबर ये रहे, बाकी बचा क्या है? बाकी आपकी सेवा बची है, ये आपके कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों एक बार जरूर सोचना कि हम सब मिलकर के इन भाजपा के लोगों से इस हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बचाना होगा। यह भी निश्चित है कि हर आदमी के अमाल अपने काम आते हैं। हाजी जी, ना बीवी काम आती है, ना माँ काम आता है, ना भाई काम आता है। हर इंसान जर्रे के लिए तड़पता है। लोग भूल जाते हैं, घर में कितना बड़ा लाड साहब बादशाह की मैयत होती है, लोग उसकी बीवी बच्चे भी नाम नहीं लेते। आप और हमारी हैसियत क्या होती है, इंसान की औकात का तो पता वहां लग जाता है। इसलिए सोचना एक बार कि हम वोट देने से पहले जाए, उस बटन दबाएं, उस बटन पे सोचना एक बार हमारी हैसियत क्या है और कल क्या हमारी हैसियत होगी, हमारे बच्चों की क्या हैसियत होगी। अगर आप नहीं सोचोगे तो लोग आपका नाम और तख्त और ताज, आपकी दुनिया बदल देंगे। ये भाजपा के लोग किसी के सगे नहीं है, एक बार जरूर सोचना आप लोग। इसलिए पुनः कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेके चलती है। ये जाति धर्म की बात नहीं होती है, यह इंसानियत को इंसान से जिंदा रखने की जरूरत है। मजहब को बचाने की जरूरत होती है। मजहब तो तब बचेगा जब इंसान बचेगा। जब इंसान खत्म हो जाएगा तो मजहब आपके काम नहीं आएगा। मजहब तो तब काम आएगा, इंसानियत जिंदा रहेगी। इसलिए ना मंदिर बचेंगे, ना मस्जिद बचेंगे, ना गुरुद्वारा बचेंगे। तब बचेगा जब इंसान इंसानियत से मोहब्बत करेगा। यही कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलके इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाए और बुढ़ानिया के जो इनके मरहूम वालिद और जो वालिदैन जिन्होंने पढ़ा लिखा के इस नौजवान बच्चे को आपकी सेवा में लिखा है। एक हमारे डॉक्टर साहब घूमते हैं, उनके वालिद के मरहूम को जो वैद्य जी जो चले गए, आज कितना दर्द होता होगा कि मैं जिस पार्टी की मुखालफत करता था, आज मेरा लड़का उस मुखालफत पार्टी के साथ घूम रहा है जो कल उसके खिलाफ लड़ता था। आज शायद मुझे नहीं लगता जितनी दुखी आत्मा चंद्रमल वैद्य की होगी, शायद उतनी नरेंद्र बुढ़ानिया जी शायद उनके भी नहीं होगी, राठौड़ साहब के परिवार की भी। वो तो खुशियां मना रहा होगा। लेकिन वैद्य जी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम वोट देंगे, एक श्रद्धांजलि देंगे, एक वोट चंद्रमल वैद्य के नाम पे देंगे, लेकिन वोट नरेंद्र बुढ़ानिया चंद्रमल वैद्य कांग्रेस परिवार का ताल्लुक रखता था। कभी उन्होंने पार्टी नहीं बदली थी। पार्टी बदलने वालों का कोई मजहब नहीं होता। जो अपनी माँ के आंचल के साथ बदमाशी करता है, जो अपनी माँ का नहीं होता बेटा, वो किसी का नहीं हो सकता। कल तक कहता था मेरी वालदा है, आज कहता मेरी वालदा नहीं है। हम कल भी कहते थे हमारी वालदा है, आज भी कहते हैं हमारी वालदा है। ये सरजमी हमारी मातृ वतन है। कल भी हिफाजत करते, आज भी हिफाजत करते हैं। इस कांग्रेस को हिफाजत की जरूरत है और बुढ़ानिया जी को जिताने की जरूरत है। ये चूरू जिले का नेतृत्व करें, न कि तारानगर का। हम भी उम्मीद करते हैं 30 साल बाद हमें भी एक रोशनी की नजर आ रही है रतनगढ़ तहसील में कि गोदारा जी चुनाव जीत रहे हैं, वरना तो 30 साल हो गए हमें एमएलए के दर्शन किए हुए। इसलिए दोस्तों हम मिलें, मन भेद भूलें, कांग्रेस को जिताएं। अशोक गहलोत जी की जितनी स्कीम बोली जाए उतनी कम है, वो कहने की जरूरत नहीं है। सभापति बैठिए, मैं इनको हंस रहा था, आपने शानदार सड़कें बनाई, अच्छा कार्य किया। बुढ़ानिया जी ने तोहफा दिया आपको, एक अकलियत के लोगों को तारानगर के अंदर मुखालफत या सही जो भी रहा, एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारा वोट कांग्रेस के साथ, हम भाजपा के साथ बिकने वाले नहीं है। जय हिंद, खुदा हाफिज। नरेंद्र बुढ़ानिया, नरेंद्र बुढ़ानिया, खानू खान जी बुधवाड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया खानू खान जी, आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन से हम सभी का दिलो जान जगा दिया। हमारी आंखें और हमारे कान इतने दिन जो है बंद थे वो अब खुल गए हैं। अब मैं हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुढ़ानिया से निवेदन करूंगा कि वो घर पे आए और अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय
हमारे प्रिय साथी राज्य सरकार में राज्य मंत्री श्री खानू खान जी, हमारी चेयरमैन प्रियंका बानू जी, हमारे युवा नेता शंकर जी, मेरा हमेशा बड़े भाई की तरह साथ रखने वाले रणवीर झाझड़िया जी, महेश शर्मा जी, आदरणीय बादीराम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच, हमारे ख्याली राम जी प्रजापत सरपंच, वरिष्ठ नेता श्री दानाराम जी मेघवाल, उपस्थित मेरे भाइयों बुजुर्गों, हाँ श्री रमेश लाटा जी जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। एक मेरे प्रिय साथी हैं भाई दिलीप, बसपा छोड़ के मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इन दोनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अच्छे साथी की तरह आपको रखूंगा और आपके मान सम्मान में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। लगे कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं 16 तारीख को, आपको बोलना होगा, इसलिए गले का ध्यान रखो। तो मैंने कहा आप ही बोल दो फिर जो बोलना है। मैं तो इतना ही कहूंगा भाइयों, आपके पास में जन्मा हूं मैं, आप पूरे बचपन से मुझे जानते हैं। हम खेत के अड़ोसी पड़ोसी हैं, दूधवा खड़ा की सीमा है और हमारे खेत यही है इनके पास में। तो हमारा रिश्ता भाईचारे का है और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दुख में तकलीफ में हमारा एक दूसरे आना जाना रहता है। तो मैं उस परिवार से हूं जिसने हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष किया, और जब से मुझे मौका मिला, मैंने चाहे लोकसभा में रहा हो चाहे राज्यसभा में रहा हो, मैंने हमेशा किसान की है कि बीजेपी के टाइम में नहर कट गई थी 20 साल पहले, तो मेरा मिशन था कि मुझे कुछ भी करना पड़े, वो पद त्याग करना पड़े, तो मैं करने को तैयार हूं। और मुख्यमंत्री जी ने 20,000 हेक्टेयर जमीन एक झटके में जो है वो आपकी स्वीकृत कर दिया। उसमें 120 किलोमीटर सड़क रोड में नहर बनेगी, 60 बन गई और 60 और बन रही है, चालू है काम। आपकी जो है ये महात्मा से निकलेगी और आपसे कोई मुश्किल से 500 किलोमीटर होगी। तो ये मेरा मिशन था और आज भी है और कल भी रहेगा। और मैं ये सोचता हूं कि 20 साल पहले बंद नहीं होती, मैंने 3 साल में 120 किलोमीटर कराया है, तो 20 साल में कितनी फैलती है। मैं डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अनेकों कॉलेजें खोली हैं, अनेकों स्कूलें खोली हैं। हम चाहते हैं कि घर घर में, गांव गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल चले। ऐसी कॉलेज लेके आया हूं, टेक्निकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय राजस्थान में बहुत कम जगह पे। तो ये मैं आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहा हूं। मेरे सामने जो पार्टी चुनाव लड़ रही है
उसके आचार विचारों के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। आज वो विधानसभा के अंदर हर जाति का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। ये एक सिस्टम होता है पार्टियों का। लेकिन बीजेपी ने एक भी अकेले टिकट नहीं दी, एक को भी। हमारे कुमार समाज है, कुमार समाज कितना बड़ा समाज है, एक भी टिकट नहीं दी। हमने सूरतगढ़ में दी है, मदन प्रजापति को दी है बाड़मेर। हमने जो है जागीर को दी है आपके यहां पे। अच्छी पार्टी से थे, लेकिन अकलियत का कोई व्यक्ति जाता तो निश्चित रूप से वो मदद करता था। किसने काटा उसका टिकट? किसने काटा? राजेंद्र राठौड़ ने काटा। साथियों, राठौड़ साहब की ये खासियत है कि वो कत्लेआम बहुत जल्दी करते हैं। और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके जो है पहले चुरू छोड़ा, हरलाल को शहीद बनाया, अभी राकेश जागीर साहब काम कर रहे थे यहां पर, भले ही मामले सामने हैं, लेकिन वो एक कार्यकर्ता तो था, बड़ा आदमी हो गए, लेकिन चुरू क्यों छोड़ गए बड़े आदमी? जवाब तो इन दो चीजों का जवाब तो देना पड़ेगा कि चुरू क्यों छोड़ा और 5 साल आप एमएलए रहे तो यहां क्या किया। मतलब यहां तक सोचते ही, अरे ये क्या राजनीति हो गई, ये क्या राजनीति हो गई? वाइस चेयरमैन को ले गए कि तेरे को चेयरमैन बना देंगे, उप प्रधान को ले गए कि तेरे को उप प्रधान बना देंगे, कई लोगों को गृह लगा दिया कि एमएलए बना देंगे, और तो और अभी कह रहे थे वो, ये तो कह रहे कि बैच जी को बदनाम कर दिया। मैं बढ़िया काम ही आपके कर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं तारानगर के लिए काम कर रहा हूं। 5 साल मैंने आपकी सेवा की है, घोड़े की तरह दौड़ के। ऐसा कोई काम नहीं है जहां मैंने काम नहीं किया है, कोई भी काम मैंने सब जगह जहां गांव का विकास हो सकता है वो मैंने किया। आपके यहां पीएससी बनाई मैंने, यहां पीएससी बनने नहीं दे रहे, बिल्डिंग भी स्वीकृत है, कोई में गोचे डालते, कोई में गोचे डाल देते, लेकिन मेरा डॉक्टर तो बैठेगा। इस नहर के काम को बढ़ाना चाहते हो, दूध व खाना में बांटना चाहते हो, यदि ये चाहते हो ईमानदारी से लग जाओ और उन लोगों को लगाओ जो भटके हुए हैं। इनको रात को कुछ नहीं आदत है, इनको रात मैडम भी घूम रही है। देखिए, उन्होंने कहा था कादू खान जी,
उन्होंने कहा था कि मैं राजस्थान का वरिष्ठ नेता हूं, प्रतिपक्ष का नेता हूं, मुझे पूरे राजस्थान में प्रचार करना पड़ेगा। और देखो, नेता प्रतिपक्ष पहला प्रचार का मालिक होता है। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री वो मुख्य प्रचारक होते हैं। ये मुख्य प्रचारक थे, इन्होंने अपना नाम कटवा लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम खुशी क्यों उठाएगी? टिकट कोनी होगी, बुढ़ाड़ियों 5 साल हो, दिन रात एक कर रहा है कि आपने क्षेत्र का अंदर हर क्षेत्र में काम किया मैंने, और कहते हैं तो तुम बस की बात नहीं है। मेरे कोई बस की बात नहीं सुना, मैं नहीं कह सकता कि तुम बैठ जा बोलने से। 4-4 किलोमीटर का जुलूस निकल रहा है। आप लोग भी जो कहा वहां बॉर्डर पे खड़े होकर जाके सैकड़े लोग, ट्रैक्टर, जीपे, गाड़ियां, नारे, गुस्सा। तो मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सावधान रहना, सजग रहना। ये जो रात को घूमते हैं उसकी पहरादारी करना। ये कोशिश करेंगे कि वोटिंग कम हो आपकी। ये कोशिश करेंगे वोटिंग कम हो आपकी। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपकी सेवा करूंगा। अब एक सूचना देना चाहता हूं कि 16 तारीख